वेलकम टू विनयकम क्लासेज इंडिया। आज की इस क्लास में हम 22 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। 22 फरवरी 2023 दैनिक समसामयिकी के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस क्लास में। आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और पास में ही है बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको ऊपर के ऑप्शन ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। सभी क्लासेस अपलोड होगी तब आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगी। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं कि दूसरों से लिखवा लोगी। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को वर्ष 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी राइट है, वर्ष 2027 तक। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन के। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले यानी वर्ष 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करना है। सर्वाधिक फाइलेरिया से प्रभावित राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। इन 10 राज्यों के 90 जिलों के 1113 ब्लॉकों में घर घर जाकर फाइलेरिया रोगी दवाएं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर अभियान के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए MDA दवाओं के महत्व के बारे में जानकारी 80 लाख परिवारों तक पहुंच रही है। अब हम लिम्फेटिक फाइलेरिया के बारे में समझते हैं। फाइलेरिया सूक्ष्म तंतु जैसे कर्मियों के कारण होने वाला एक परजीवी संक्रमण है। ये संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है और ये दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। फाइलेरिया रोग के प्रकार कौन कौन से है ये हम देख लेते हैं। पहला है वुसेरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो 90% मामलों के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है ब्रूगिया मलाई जो शेष अधिकांश मामलों के लिए उत्तरदायी है और तीसरा है ब्रूगिया तिमोरी। ये 3 प्रकार है फाइलेरिया की। अब हम फाइलेरिया रोग के बारे में उपचार देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाइलेरिया के वैश्विक उन्मूलन में तेजी लाने के लिए 3 औषधीय उपचारों की सिफारिश करता है जिसे IDA के रूप में जाना जाता है। इसमें आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बामाजिन, साइट्रेट और एल्बेंडाजोल का संयोजन शामिल है। ये दवाएं लगातार 2 वर्ष तक दी जाती है। परिपक्व कर्मी का जीवन काल 4 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इस प्रकार ये व्यक्ति को नुकसान पहुँचाए बिना स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन डी राइट है, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने के लिए मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 प्रारंभ हुआ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 11 से 19 फरवरी तक सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का स्थायी संदेश देता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा मुंबई में चर्च गेट स्थित आजाद मैदान में किया गया। लगभग 1000 कलाकार मुंबई के लोगों के लिए इस महोत्सव के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को साइप्रस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन बी राइट है, साइप्रस। अब हम साइप्रस देश के बारे में इंपोर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। साइप्रस देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की मुद्रा है यूरो। चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में किया गया है। ऑप्शन बी राइट है, दुबई। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में 13 से 15 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट की थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक वैश्विक मंच है जो मानवता के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और दुनिया भर में सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए सरकार, व्यापार, प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता है। 5वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी राइट है, विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 31 जनवरी 2023 को घोषणा की है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 3 विकल्पों पर विचार किया गया। इनमें
कुर्नूल और मौजूदा राजधानी अमरावती भी शामिल थी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बाद ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वर्ष 2014 में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद नए राज्य को हैदराबाद राजधानी के रूप में मिला था। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में अमरावती को नई राजधानी बनाया था। फिर 2020 में राज्य ने 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई। कार्यपालिका के लिए विशाखापट्टनम, विधायिका के लिए अमरावती और न्यायपालिका के लिए कुर्नूल, ये 3 राजधानियां बनाई। अब हम आंध्र प्रदेश का राजकीय प्रतीक देख लेते हैं कि राजकीय प्रतीक क्या क्या है। आंध्र प्रदेश के राजकीय प्रतीक में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से प्रेरित है। इसमें धम्म चक्र शामिल है जो बौद्ध प्रतीक के साथ सजाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा काले हिरण यानी कि ब्लैक बक, जिसे स्थानीय भाषा में कृष्णा जिंका भी कहा जाता है, को राजकीय पशु घोषित किया है। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है जो काले हिरण, ब्लैक बक, कृष्णा जिंका को घोषित किया गया है। नीम आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ है जिसे स्थानीय रूप से वेपा कहा जाता है वहाँ की भाषा में। भारतीय रिंग नेक तोता जिसे स्थानीय रूप से राम चिलुका कहा जाता है, राज्य का राजकीय पक्षी है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है भारतीय रिंग नेक तोता। आंध्र प्रदेश के चमेली को राजकीय फूल घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश का राजकीय फूल चमेली का फूल है। राज्य का नारा है आंध्र प्रदेश का वही आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ये नारा मदन मोहन मालवीय ने दिया था। आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का राजकीय प्रतीक है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण, ब्लैक बक और आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है नीम। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है भारतीय रिंग नेक तोता। आंध्र प्रदेश का राजकीय फूल है चमेली का फूल। आंध्र प्रदेश राज्य का नारा है सत्यमेव जयते। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल है जो कि फरवरी 2023 में बदले गए हैं। एस अब्दुल नजीर है जो आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल फरवरी 2023 में एस अब्दुल नजीर को बनाया गया है। छठा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेहना बरनावी है। ऑप्शन ए राइट है रेहना बरनावी। साल 2023 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए रेहना बरनावी चुनी गई है जो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। सातवां क्वेश्चन है चक्रवात ग्रेबियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? चक्रवात ग्रेबियल के कारण हाल ही में न्यूजीलैंड देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी राइट है न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान ग्रेबियल के बाद आपातकालीन प्रबंधन मंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ये घोषणा 6 क्षेत्रों पर लागू होगी। नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, ताहराविटी, बे ऑफ प्लेंटी, वाईकाटो और हॉक्स बे, इन शहरों पर लागू होगी। ग्रेबियल तूफान ऑकलैंड से 200 किलोमीटर यानी कि 120 मील पूर्व में देश के उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने की उम्मीद है जो मोटे तौर पर तट के समानांतर है। इस तूफान के बाद भारी बारिश और तेज हवा के कारण 38,000 से अधिक मकानों में बिजली गुल हो गई है। बाढ़ और जमीन खिसकने से ऑकलैंड के पास की कुछ बस्तियों समेत देश भर में बहुत से हिस्सों का संपर्क कट गया है। न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। इसके पहले 2019 में क्राइस्टचर्च आंत की हमले के समय और फिर 2020 में कोविड महामारी के कारण देश में आपातकाल लगाया गया था। अन्य चक्रवातों के बारे में देखें तो दिसंबर 2022 में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर मेड्स चक्रवात का आगमन हुआ था। इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। जनवरी 2023 में उत्तरी अमेरिका में शीतकालीन चक्रवात बॉम्ब चक्रवात आया था। आज की इस क्लास में हम चक्रवात के बारे में समझ लेते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं तथा इसका नामकरण कौन करते हैं। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है चक्रवात कहलाता है। चक्रवात को और आगे गहराई से समझते हैं। चक्रवात यानी कि साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। ये शब्द हेनरी पेंडिकटन द्वारा दिया गया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह दिखाई देते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात का नामकरण कौन करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। विश्व भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र और क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा नामित किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र है। हिंद महासागर क्षेत्र के देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है सूची से अगला या दूसरा सुलभ
नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। 8 क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? हाल ही में मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 और मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन डी राइट है, ए व बी दोनों। मिशन 929 है जो त्रिपुरा राज्य में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा अभियान चलाया गया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया है। ऑप्शन बी राइट है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसे देखते हुए एंटी कॉपी कानून को देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। ये यूके पीएससी पेपर लीक के बाद आता है, जिसके कारण लगभग 1.4 लाख सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा रद्द कर दी गई थी। नकल विरोधी कानून के सख्त प्रावधान है। इस नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफिया को आजीवन कारावास या 10 साल की जेल के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करता है या नकल कर परीक्षा पास करता है तो उस छात्र पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, ऐसे नकल विरोधी कानून हर राज्य में लागू होने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। 10वां क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन सेकंड को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन सेकंड को वर्ष 2026 की अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी राइट है, वर्ष 2026 तक। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम की जरूरत और प्रचार को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2017 में 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रिवर फ्रंट प्रबंधन, घाट और शमशान घाट विकास, ई प्रवाह, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी आदि पर काम किया गया है। अब तक 31 दिसंबर 2022 तक 32,912 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 409 परियोजनाएं शुरू की गई है, जिनमें से 232 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और उन्हें चालू कर दिया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों SPCB के माध्यम से 5 मुख्य राज्यों में 97 स्थानों पर गंगा नदी के जल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए अध्ययन कर रहा है। इस योजना के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के लिए बजट जारी किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नए CEO नियुक्त किया गया है? हाल ही में नील मोहन को यूट्यूब का नए CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी राइट है, नील मोहन। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नील मोहन एक भारतीय अमेरिकी जिसे यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नामित किया गया है। नील ने सुशांत वोजिकी की जगह ली है। यूट्यूब के बारे में देखें तो यूट्यूब एक वैश्विक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्यालय सैन ब्रुनो, कैलिफोर्निया में है। इसे 14 फरवरी 2005 को स्टीव सैन, साद हार्ले और जावेद करीम द्वारा लॉन्च किया गया था। यूट्यूब से याद है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य करें, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। 12वां क्वेश्चन है, 24-25 फरवरी को पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 24-25 फरवरी को पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। ऑप्शन बी राइट है, बेंगलुरु। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक 24-25 फरवरी 2023 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट है, कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय 22 से 24 फरवरी 2023 तक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव मुंबई में टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत का आगामी प्रीमियर शो टेक्नोटेक्स 2023 एंड विजिटिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स 2047 आयोजित करने जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से इस प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें चिकित्सा, रक्षा, औद्योगिकी, कृषि, मोटर वाहन जैसे कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वस्त्र शामिल है। आज की इस क्लास की PDF नोट्स आपको विनयकम क्लासेस इंडिया टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की क्लास बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।